नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2। आज हम बात करेंगे भातखंडे जी के 10 थाटों का वर्णन। सबसे पहले हम बात करेंगे थाट क्या कहलाता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में हम भातखंडे जी के 10 थाट आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थाट की क्या परिभाषा है। मेल स्वर समूहस्य द्राग व्यंजक शक्तिमान संगीत पारिजात ग्रंथ में थाट की यह परिभाषा दी गई है, अर्थात स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे हम मेल या थाट कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति में से थाट कहा जाता है। दक्षिणी भारत की जो संगीत पद्धति है इसे मेल कहा जाता है। मेल और थाट दोनों एक ही चीज़ है। भारत में वर्गीकरण की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। आचार्य बृहस्पति का मत है, वर्गीकरण से किसी विषय के अध्ययन में सरलता और सुगमता आ जाती है। राग का प्राचीन रूप हमें जाति में मिलता है। इसके पश्चात राग रागिनी, मेल, रागांग, शुद्ध, छायालग, संकीर्ण आदि वर्गों के अंतर्गत रागों को बांटने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त कभी कभी रागों का विस्तार क्षेत्र, समय, राग में शुद्ध व विकृत स्वर आदि की दृष्टियों से भी किया गया। कुछ भागों में बांटा गया स्वरों के आधार पर, जैसे पूर्व राग, उत्तर राग, संधि प्रकाश राग, मेल प्रवेशक राग, कोमल राग आदि। रागों की जातियां भी हमने आपको बताई थी, संपूर्ण, शैडो, ऑर्डर। परंतु आजकल जो सबसे प्रचार में जो हमारे है वह भातखंडे जी द्वारा संचालित थाट राग वर्गीकरण सबसे प्रचलित है उत्तर भारत में। थाट या मेल पद्धति को जन्म देने का श्रेय राग तरंगिणी के लेखक पंडित लोचन को है। उन्होंने संगीत के इतिहास में राग रागनी पद्धति के स्थान पर मेल राग पद्धति का स्थान किया और 12 मेलों और थाटों के अंतर्गत 75 रागों का वर्गीकृत किया। इसके बाद रामामात्य और अन्य विद्वानों ने भी मेल पद्धति को अपनाते हुए 72 मेलों की रचना की। पंडित भातखंडे जी ने मेल राग पद्धति से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक मल्ल लक्ष्य संगीत में मेल पद्धति को थाट पद्धति की संज्ञा दी। उत्तर भारतीय में थाटों से रागों के वर्गीकरण करने का श्रेय हम पंडित भातखंडे जी को देते हैं, जिन्होंने पंडित वेंकटमुखी की गणितीय पद्धति को आधार मानकर 32 थाटों की रचना की, जिसमें से 10 थाटों को मुख्य मानते हुए इनका रागों में वर्गीकरण किया। अब हम बात करेंगे थाट की विशेषताएं हैं जो हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार स्वरों का वह समूह जिसमें सप्तक के प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत रूप हो तथा जिससे राग उत्पन्न हो सके थाट कहलाता है। यह हमारी आधुनिक परिभाषा है। पुराने समय में तो स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो हम मेल कहते थे। पर आधुनिक परिभाषा के अनुसार स्वरों का समूह जिसमें सप्तक के प्रत्येक स्वर शुद्ध या विकृत रूप हो। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक समूह का यहाँ पर मतलब है शुद्ध या विकृत, यानी कि थाट में शुद्ध या विकृत रूप में से एक ही रूप साथ में आता है।
कभी भी थाट में 7 स्वर माने जाते हैं। कभी भी राग के दोनों स्वर जो होते हैं हमारे शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, जैसे हमारे रे कोमल है और रे शुद्ध है, तो दोनों स्वर एक साथ थाट में नहीं आ सकते हैं। थाट में 7 स्वरों का होना जरूरी होता है। जैसा कि हम आपको थाट की विशेषताएं जो बता रहे हैं वह उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। थाट में जाति हमेशा संपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात 7 स्वर वाला होना चाहिए। यानी कि थाट में कोई भी स्वर छोड़ा नहीं जाता है। स्वरों का शुद्ध या विकृत एक ही रूप आ सकता है। थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। यद्यपि थाट से राग की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर भी हम मानी जाती है इसकी, क्योंकि थाट के स्वरों से ही राग बनती है। थाट में 7 स्वर जो होते हैं वह क्रमानुसार होने चाहिए। जैसे सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 स्वर हैं ये क्रम से ही हो सकते हैं, जिससे थाट पहचाना जा सकता है। इन स्वरों के रूप बदलकर नए थाटों की रचना की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया, 7 स्वर क्रम से होने चाहिए। स्वर का रूप चेंज हो सकता है, जैसे शुद्ध स्वर की जगह कोमल स्वर हो सकता है, शुद्ध मध्यम की जगह तीव्र मध्यम हो सकता है, परंतु 7 स्वरों का होना आवश्यक है। एक ही स्वर के 2 रूप नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थाट को गाया नहीं जाता है। यह स्वर समूह है, स्वर रचना नहीं। इसमें वर्ण, आरोह व अवरोह ही होता है। अर्थात थाट से हमारे राग की रचना होती है। राग को हम गा सकते हैं, थाट को गाया नहीं जाता है। थाट के अनुसार राग की रचना होती है जिसे हम गाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इसमें वादी, संवादी, पकड़ इत्यादि स्वर नहीं होते हैं। कहने का यह अर्थ है कि जैसे हम राग का कहते हैं कि राग में रंजकता होनी चाहिए, अर्थात हर राग कोई ना कोई रस की उत्पत्ति करता है। कहीं वीर रस होता है, कहीं करुण रस होता है, कोई राग गंभीर होती है, कोई चंचल प्रकृति की होती है, परंतु थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें राग के जैसे राग में वादी, संवादी, पकड़ इत्यादि होते हैं, थाट में नहीं होते हैं। थाट के लिए केवल आरोह अवरोह ही पर्याप्त होता है। केवल आरोह अवरोह देखने से ही थाट का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी थाट के आरोह में रे ग ध नि कोमल लगता है तो निश्चित है कि अवरोह में भी वही स्वर लगेंगे। कहने का यह अर्थ है कि थाट में आरोह व अवरोह दोनों में समान स्वर लगते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, थाट से राग की उत्पत्ति होती है। राग में आरोह में अगर शुद्ध लग रहा है तो अवरोह में कोमल स्वर का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु थाट के आरोह व अवरोह में जो स्वर आरोह में है वो वही स्वर अवरोह में भी लगेंगे। थाट को पहचानने के लिए उनमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि भैरव एक प्रसिद्ध राग है, इसलिए भैरव थाट के स्वरों के अनुसार जो राग बना उसे हम भैरव राग नाम दे दिया गया। कहने का यह अर्थ है कि थाट के स्वरों के अनुसार जो हमारे राग उत्पन्न होते हैं
वह एक प्रमुख राग उनका नाम दे दिया जाता है। हम उन्हें जनक और जन्य राग भी कह सकते हैं। थाट के जो हमारे 10 थाट हैं उनके नाम पर प्रमुख 10 राग भी बनाए गए हैं, जिससे कि हमें थाट का पता चलता है। राग में जब हम स्वर बोलते हैं आरोह अवरोह, उसके अनुसार हमें थाट का पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे भातखंडे जी के जो 10 प्रचलित थाट हैं उनका वर्णन। भातखंडे जी ने 32 थाट का वर्णन किया था, परंतु जो स्वरों के प्रकार हैं उसके आधार पर मुख्य जो 10 थाट हैं वह बनाए गए और आजकल यही प्रचलित हैं, और इन थाटों से ही राग की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आता है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, अर्थात सा रे ग म प ध नि, ये सातों स्वर शुद्ध होते हैं। सेकंड आता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट में इसे हम यमन भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये यमन राग जो है कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और अन्य स्वर जो होते हैं वह शुद्ध होते हैं, अर्थात सा रे ग, फिर उसके बाद मध्यम तीव्र, फिर प ध नि, ये स्वर भी शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा खमास थाट। इसमें कोमल निषाद का प्रयोग होता है और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। सा रे ग म प ध स्वर शुद्ध हैं और निषाद कोमल है। इसी तरह काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल होता है और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा है भैरव थाट। भैरव थाट में ऋषभ और धैवत, यहाँ हमने जो स्वरों का जो हम गाते हैं उस हिसाब से हमने आपको स्वरों के नाम दे रखे हैं। ऋषभ को हम रे कहते हैं और धैवत को ध कहते हैं, यह हम बता रहे हैं आपको। धैवत में रे द स्वर कोमल होता है और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट में रे ग ध नि, यानी कि चारों जो हमारे कोमल स्वर हैं, हमने आपको 12 स्वर बताए थे। 12 स्वर में स्वरों के जो विकृत रूप होते हैं कोमल और तीव्र, कोमल स्वर हमारे 4 होते हैं। तो भैरवी थाट में चारों स्वर कोमल लग रहे हैं, रेगा धनी कोमल है और अन्य स्वर शुद्ध हैं, अर्थात मध्यम, षडज और पंचम, यह स्वर शुद्ध है। मारवा थाट। मारवा थाट में हमारे ऋषभ कोमल है, मध्यम तीव्र है और अन्य स्वर जो बचे हैं बाकी के 5 स्वर वह शुद्ध हैं। इसी तरह पूर्वी थाट की हम बात कर रहे हैं। पूर्वी थाट में रेधा स्वर कोमल है, मध्यम जो है वह तीव्र है और अन्य स्वर शुद्ध हैं। उसके बाद आता है हमारा आसावरी थाट। इसमें कोमल स्वर जो हैं वह गंधार, निषाद और धैवत है और अन्य स्वर शुद्ध है। इसके बाद है नेक्स्ट तोड़ी थाट। इसमें रे ग ध अर्थात ऋषभ, गंधार और धैवत स्वर कोमल है, मध्यम जो हमारा स्वर है वह तीव्र है और अन्य स्वर शुद्ध है। यह हमने आपको बताया भातखंडे जी के 10 जो थाट हैं उनका वर्णन है। इन्हीं थाटों के नाम पर जो सबसे पहले जो राग बनी है वह उसे नाम दे दिया गया है। जैसे भैरव थाट के आधार पर भैरव राग बनी है, काफ़ी थाट के आधार पर काफ़ी राग है।
तोड़ी थाट पे के आधार पर तोड़ी राग बनी है। इसी तरह से इन थाटों के आधार पर रागों का निर्माण हुआ है। यह हमारे भातखंडी जी के प्रचलित 10 थाट हैं। इसका वर्णन हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।